Hello everyone. In this video I will talk about monoatomic ideal gas. आज मैं बात करूंगी एक परमाणु आदर्श गैस के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे मोनोएटमिक आइडियल गैस का जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। इट मीन्स हम यहाँ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हुए एक मोनोएटमिक आइडियल गैस को हम डिस्कस करेंगे और ये जो डिस्कशन होगा कुछ फंडामेंटल पोस्टुलेट्स पर बेस्ड होगा। सो दीज पोस्टुलेट्स आर लाइक दैट। फर्स्ट पोस्टुलेट के जो हम बात करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि ये जो मोनोएटमिक आइडियल गैस की जो एनर्जी होती है उसमें केवल और केवल उनकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हमने जो आइडियल गैस ली है वो एक मोनोएटमिक है, यानी कि उसके जो एटम्स हैं वो सभी सेम टाइप के हैं, डायएटमिक या और एनी अदर एटम से मिलके नहीं बना है। हमने यहाँ पे क्या करा है, एक वॉल्यूम V लिया है और उस वॉल्यूम V में हमने मोनोएटमिक आइडियल गैस को फिल किया है। अब हम यहाँ पे उसके लिए हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, उसकी इंटरनल एनर्जी और कुछ अलग पैरामीटर्स को हम यहाँ इवेल्युएट करना चाहते हैं और ये इवेल्युएशन हम जो कर रहे हैं वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स मीन्स दैट इज क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, उसके बेस्ड पर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला पोस्टुलेट हम यह कंसीडर कर रहे हैं कि एनर्जी ऑफ मोनोएटमिक आइडियल गैस इज ओनली द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, कि एक परमाणु आदर्श गैस की ऊर्जा केवल और केवल स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं गैस के उनकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। तो यहाँ पे हम अगर पार्टिकल की एनर्जी की बात करेंगे तो हम केवल और केवल उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ नेग्लेक्ट करके चलते हैं। उसकी टोटल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन हम EI से देंगे एंड दैट विल बी द PI स्क्वायर अपॉन 2m और इट इज इक्वल्स टू द 1/2m। अगर हम 3 डायमेंशनल केस की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2m इंटू px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। ये तो अभी हमने बात करी है पहले पोस्टुलेट की। सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम यह अज्यूम करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मोनोएटमिक आइडियल गैस के, उन पार्टिकल्स का अपने आसपास के एक्सटर्नल फील्ड से कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। मीन्स ये आदर्श गैस के कण अपने बाह्य क्षेत्र जैसे कि गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इनसे कोई अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं। It means there is no interaction of particles with the external fields like gravitational field, magnetic field, etc. थर्ड पोस्टुलेट यह कहता है कि गैस के पार्टिकल्स के एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होते हैं या हम ये बोलते हैं डिस्क्रीट होते हैं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि उनके लेवल कंटिन्यूअस होते हैं, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि गैस के पार्टिकल्स के एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज मीन्स क्वांटीकृत होते हैं या डिस्क्रीट होते हैं। चौथे पोस्टुलेट की जब हम बात करते हैं तो चौथा पोस्टुलेट ये कहता है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक वीक इंटरैक्शन के द्वारा होता है और इस वीक इंटरैक्शन के द्वारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद पार्टिकल्स थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाते हैं। तो मोनोएटमिक आइडियल गैस में जब पार्टिकल्स के थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे आएगी कि जब उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक वीक इंटरैक्शन के द्वारा, मीन जब सबकी एनर्जी इक्वल हो जाती है। So energy transformation between the particle is by the weak interaction that makes to reach them in thermal equilibrium. So गैसों के कणों के मध्य दुर्बल अन्योन्य क्रिया होती है जिसके कारण वो ऊष्मीय साम्य अवस्था प्राप्त करते हैं। आगे मैं बात कर रही हूँ इनके फिफ्थ पोस्टुलेट की, जो ये कहता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं
इनका वॉल्यूम बहुत ही नेग्लिजिबल होता है और ये एक पॉइंट की तरह होते हैं। Sixth postulate says that particles of gas are equally distributed in the volume V। देखिए यहाँ पे मैंने एक वॉल्यूम V लिया है और इस वॉल्यूम V में हमने मोनोएटॉमिक गैस को फिल किया है। अब सिक्स पॉस्टुलेट ये कहता है कि इस पूरे वॉल्यूम V में मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के सभी पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब हमने क्या बोला है कि इस V वॉल्यूम में मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के कितने पार्टिकल्स हैं? कैपिटल N पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल का मास कितना है? स्मॉल m है। सो ये तो अभी हमने बात की थी इनके फंडामेंटल पोस्टुलेट्स की। अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टीशन फंक्शन को। तो देखिए पार्टिकल की एनर्जी EI क्या है? PI स्क्वायर अपॉन 2m और इट इज इक्वल्स टू द 1/2m px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिए संवितरण फलन लिखते हैं हम z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू दी समीशन फ्रॉम I इज इक्वल टू दी 1 to कैपिटल N एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ बीटा EI। यहाँ पे बीटा की वैल्यू इक्वल होती है 1/kT के। अब क्योंकि हमने यह कहा था कि मोनोएटॉमिक आइडियल गैस में इनकी जो एनर्जी होगी वो केवल और केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, मीन्स उनकी स्थानांतरण गतिज ऊर्जा होगी, उनकी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू 0 होगी। सो यहाँ पे हमने बोला है EI को हम क्या लिखेंगे? PI स्क्वायर अपॉन 2m। सो Z विल बी रिटन एज समीशन फ्रॉम I इज इक्वल टू दी 1 to कैपिटल N एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ PI स्क्वायर अपॉन 2m KT। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या करा है? स्पेस को एक सेल में डिवाइड कर लिया है और जिसका वॉल्यूम छोटे हमने सेल्स में डिवाइड कर लिया और इसमें इनके एक सेल का वॉल्यूम क्या है? अब हम यहाँ पे 6 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं जिसमें हम 6 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो हर एक सेल का वॉल्यूम क्या है? H के बराबर है, कैपिटल H, एंड दैट इज द dx dy dz dpx dpy dpz। तो जब हमने हमारे इस पूरे फेज स्पेस को हमने छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया है तो उस केस में हम यहाँ पे क्योंकि हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के साथ डील कर रहे हैं तो समीशन को हम यहाँ इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे और साथ ही हम यहाँ पे 1/h से डिवाइड कर देंगे और यहाँ हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे उनके लिमिट्स के रिस्पेक्ट में। सो Z यानी कि पार्टीशन फंक्शन विल बी रिटन एज 1/H 6 times of integration exponential of minus pi square upon 2m kt dx dy dz dpx dpy dpz। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे 3 डिफरेंशिएशन तो 3 इंटीग्रेशन टर्म है x y z के लिए और 3 है मोमेंटम के लिए। सो हमने यहाँ पे इनका सेपरेशन कर दिया 1/h ट्रिपल टाइम्स ऑफ द इंटीग्रेशन dx dy dz इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस px square upon 2m kt into dpx integration from minus infinite to plus infinite exponential of minus py square upon 2m kt dpy integration from minus infinite to plus infinite exponential of minus pz square upon 2m kt into dpz। अब हम यहाँ पे इन इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ये हमारा मोमेंटम के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ इंटीग्रेशन किया है। देखिए ये जो है ये हमारा एक वॉल्यूम 3 डायमेंशनल वॉल्यूम को शो कर रही है टर्म। तो ट्रिपल टाइम्स ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द dx dy dz इज इक्वल्स टू द v। अब बची हमारे पास में ये 3 इंटीग्रल टर्म जो कि px py और pz के रिस्पेक्ट में है। तो हम जब मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो इन तीनों के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे हमें इनकी वैल्यू मिलती है 2 pi m k की पावर 1/2 के इक्वल। So this will be the 2 pi m kt into की पावर 1/2। सो हर इंटीग्रल की वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से जब हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को z के फॉर्मूला में पुट करते हैं तो z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ये वाला तो v के इक्वल आएगा। सो v/h इंटू 2 pi m kt। एक इंटीग्रल की वैल्यू 1/2 है तो 3 इंटीग्रल कितने हो जाएंगे? 3/2। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी v/h 2 pi m kt की पावर 3/2। तो यहाँ से अभी हमने एक पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला डिराइव किया है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए।
अब अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज ith सेल में जो मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर है Ni, और पर्टिकुलर सेल में जब हमें पार्टिकल्स का नंबर बताना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला देते हैं, दैट इज द कैपिटल N अपॉन Z एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EI अपॉन KT। यहाँ से हम Z की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अभी हमने ऊपर डिराइव करी है और Z की वैल्यू आई थी V अपॉन H इंटू 2 पाई m KT की पावर 3/2। सो यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी और साथ ही हमने EI की वैल्यू रखी है। सो NI की वैल्यू हमें मिलती है NH अपॉन V 2 पाई m KT के पावर माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस PI स्क्वायर अपॉन 2m KT। अब हम ये बोल रहे हैं कि एक सेल के अंदर भी हमने छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया है और उस छोटे वॉल्यूम में हमें यहाँ पार्टिकल्स का नंबर निकालना है। सो इन दैट केस द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल वॉल्यूम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय d रेज़ टू द पावर 6n, क्योंकि हम यहाँ 6 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं। तो देखिए उस केस में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n अपॉन v, ठीक है, 2 पाई m KT की पावर माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस PI स्क्वायर अपॉन 2m KT। अब हमने यहाँ पे h, अब देखिए हमने क्या बोला है, उस सेल का भी छोटा सा वॉल्यूम हम ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी dx dy dz dpx dpy dpz। अब हम यहाँ पे इसको तीन टर्म्स में, हम यहाँ पे इसको दो टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो पोजीशन कोऑर्डिनेट की टर्म में और एक वेलोसिटी की टर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको बात कर रहे हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट के टर्म में। देखिए अभी जब हमने ऊपर बात की थी तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस PI स्क्वायर अपॉन 2m KT, जिसको हमने dpx dpy dpz तीन टर्म्स के रूप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 2 पाई m KT की पावर 3/2। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करी है। तो देखिए जब हम यहाँ पे मोमेंटम स्पेस के रूप में इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे तो वो तीन टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे dq बैंड बचेगा। सो dq बैंड विल बी इक्वल टू दी n अपॉन v 2 पाई m KT के पावर माइनस 3/2, और इस वाले को जब हमने सॉल्व करा है तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो 2 पाई m KT की पावर 3/2 इंटू dx dy dz। सॉल्व करते हैं तो dq बैंड की वैल्यू क्या आती है, n अपॉन v इंटू dx dy dz, और dq बैंड अपॉन dx dy dz इज इक्वल टू द n अपॉन v। यहाँ पे जो कैपिटल N है इट इज द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन द वॉल्यूम v। अब आगे यदि अगर हमें इसी को वेलोसिटी स्पेस में डिवाइड करना है, तो देखिए ये हमारी इक्वेशन थी ये वाली, जब हमें इसको वेलोसिटी में बात करना है तो देखिए मोमेंटम जो होता है हम इसको px है ना, इसको हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अब हमारा टारगेट क्या होगा, इसको वेलोसिटी स्पेस में रिप्रेजेंट करना है। तो वेलोसिटी स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। हमने d क्यूब 6n था, जब हमने तीन इंटीग्रेशन कर दिए वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dq बैंड हो गया। ये हमारी p वाली टर्म एज इट इज है, dpx dpy dpz। अब देखिए हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन तो होता है dx dy dz के रिस्पेक्ट में, वो तो 3 डायमेंशनल वॉल्यूम हमें मिलता है। बट अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने जब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू रखी तो वो क्या मिलेगा हमें v, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में v आता है तो v से v कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल रिलेशन क्या बचेगा, कैपिटल N 2 पाई m KT की पावर माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस PI स्क्वायर अपॉन 2m KT dpx dpy dpz। अब क्योंकि हम यहाँ वेलोसिटी स्पेस की बात कर रहे हैं तो देखिए p क्या है उसका, सो हम यहाँ से जानते हैं कि p की वैल्यू क्या होती है mp। सो px क्या हो जाएगा mvx, और जब हम dpx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m इंटू dvx। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे m क्यूब आ जाएगा। सो दिस विल बी द m क्यूब, और यहाँ पे dpx की जगह क्या लिख देंगे dvx dvy dvz। तो देखिए फाइनल एक्सप्रेशन हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है d क्यूब n के लिए। तो d क्यूब n के लिए रिलेशन क्या आ जाएगा, n इंटू दी m अपॉन 2 पाई m KT की पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल ओवर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 KT dvx dvy dvz। अब देखिए आगे हमने क्या करा है, अब हमें यहाँ पे इनके लिए हेल्महोल्ट्ज फंक्शन डिराइव करना है। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, f विच इज इक्वल्स टू द u माइनस ts, जिसको हम लिखते हैं माइनस n KT ln z। अब ऊपर हमने z की वैल्यू निकाली थी v अपॉन n
2 पाई एम के टी के पावर 3/2। तो वहां से हमने जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो log ऑफ v माइनस log ऑफ h प्लस 3/2 log ऑफ 2 पाई एम के टी। अब देखिए यहाँ से हम df की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो df की वैल्यू क्या हो जाएगी, du माइनस tds माइनस एच डी टी, ये वाला रिलेशन आएगा। tds किसके बराबर होता है, dq के बराबर होता है, और साथ ही dq बराबर किसके होता है, du प्लस dw के। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और df की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस dw माइनस एच डी टी। अब आगे जब हम इस f का डिफरेंशिएशन करते हैं v के रिस्पेक्ट में, तो वो इक्वल आता है माइनस पी के। सो डेल एफ अपॉन डेल बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू दी माइनस पी। तो यहाँ से p की वैल्यू हमें मिलती है माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी एट दी कॉन्स्टेंट टी। और इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे डेल एफ अपॉन डेल बी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एफ हमारे पास में है, जब हम इसका v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल बी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस एन के टी अपॉन वी। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे p की वैल्यू आएगी एन के टी अपॉन वी। फिर आगे हम यहाँ निकाल रहे हैं इसके लिए एंट्रोपी। सो एंट्रोपी क्या होगा, यहाँ से हमारे पास में एंट्रोपी दी जाती है S बराबर एन के लॉग ऑफ जेड प्लस यू अपॉन टी के फॉर्मूला से। अब हमारे पास में z का फॉर्मूला है, तो z का फॉर्मूला क्या होगा, वो हमने यहाँ पे लिखा log ऑफ h माइनस log ऑफ h प्लस 3/2 log ऑफ 2 पाई के टी प्लस 3/2 log ऑफ m प्लस 3/2 n k। u की वैल्यू क्या होती है 3/2 n के टी, t से t डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 3/2 n k, और ये हमारा log ऑफ z है। तो यहाँ पे हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं कि लाइक हम देख सकते हैं कि जो 2 पाई के टी है और माइनस m। सो 2 पाई के टी माइनस m को हमने लिखा है कैपिटल T के इक्वल लिखा है, और रो को हमने a को हमने लिखा है माइनस लॉग ऑफ h प्लस 3/2 n के। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल T की वैल्यू होगी हमारी 2 पाई के टी प्लस ऑफ m, यहाँ माई मिस्टेक m लिख माइनस है बट यहाँ पे 2 पाई के टी प्लस m होगा। सो जब हम यहाँ से t और a की इन वैल्यूज को इस रिलेशन में पुट करेंगे तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी n के log ऑफ b प्लस 3/2 log ऑफ कैपिटल T प्लस ऑफ a। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमें एंट्रोपी के लिए मिलता है। आगे हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस की। किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी अगर हमें निकालनी होती है पार्टीशन फंक्शन से, तो उसका फॉर्मूला दिया जाता है U विच इज इक्वल टू दी एन के टी स्क्वायर डी लॉग ऑफ जेड ओवर डी अपॉन डी टी। यहाँ से हम z की वैल्यू रखेंगे, z की वैल्यू क्या होती है v अपॉन एच इंटू 3/2 इंटू 2 पाई एम के टी के पावर 3/t। तो यहाँ से हमने log ऑफ z की वैल्यू पुट करी और इसका हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, log ऑफ z का डिफरेंशिएशन। अब देखिए t के रिस्पेक्ट में ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, बचेगा क्या 3/2 इंटू 1/t। तो यहाँ से जब हमने log ऑफ z की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट किया तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी n के टी स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू 1/t। t से t कैंसिल हुआ तो क्या मिली u की वैल्यू 3/2 कैपिटल n के टी। फर्दर जिसको हम r के टर्म में लिख सकते हैं, क्या वैल्यू हो जाएगी 3/2 कैपिटल r इंटू दी टी। हम जानते हैं कि कैपिटल K की वैल्यू क्या होती है r अपॉन n के इक्वल होती है। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू स्मॉल n कैपिटल R t से। सो अगर हमें यहाँ पे इंटरनल एनर्जी निकालनी है पर यूनिट पार्टिकल, तो हम क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिवाइड कर दें। सो यहाँ पे U कैपिटल U अपॉन n विल गिव द इंटरनल एनर्जी पर यूनिट पार्टिकल। सो इसकी वैल्यू हम क्या देंगे यहाँ से, सो इस केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू दी आर टी। फर्दर जब हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है, Cv की वैल्यू निकालनी है, विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल यू नॉट अपॉन डेल टी कर दे कांस्टेंट वैल्यू पे। जब हम उसके इंटरनल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर दे t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो हमें Cv की वैल्यू मिलेगी। अब वो किसके बराबर आती है 3/2 r के। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बात करी है कि किस प्रकार से हम एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स मींस क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हुए एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस
एक परमाणु आदर्श गैस के लिए Z को डिराइव करेंगे, साथ ही उसकी इंटरनल एनर्जी, उसकी स्पेसिफिक हीट और एंट्रोपी कैसे निकालते हैं। थैंक यू सो मच।